वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पहला प्रश्न 1 से 5 के लिए यहाँ पे निर्देश दिया है। 1 से 5 तक के लिए क्या निर्देश दिया है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। आपको ये गद्यांश पढ़ना है और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती है, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थित रहे और न्याय के लिए लड़े। समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा न दे। देखिए इस पूरे पैसेज में राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम की बात की गई है। इसमें यह बताया गया कि कोई भी अगर राष्ट्राभिमानी है, जो अपने राष्ट्र के ऊपर गर्व करता है, उसके हृदय में देश के लिए प्रेम की भावना होती है। ठीक, देश की भाषा के लिए, देश के प्रति प्रेम के लिए वो हमेशा अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। और जिस देश में ऐसे निवासी नहीं है, वो देश जल्द ही क्या होगा, गुलामी की स्थिति में चला जाएगा, उसकी सुख समृद्धि खो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पैसेज से क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है। किसके लिए अभिमान होता है? तो देखिए आपने पीछे पढ़ा था देश की भाषा के लिए। ठीक है, मतलब जो पैसेज में आपने देखा था वो देश की भाषा का जिक्र सबसे पहले किया गया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, देखिए देश की समृद्धि के लिए, है ना, समृद्धि बाद में आएगा। देश की सुख शांति के लिए, ये भी बाद की बात है। देश की भाषा के लिए, देश की महत्ता के लिए, तो देश की भाषा के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, देशभक्ति प्रेरित करती है। देखिए देशभक्ति किसके लिए प्रेरित करती है? पैसेज में जिक्र किया गया था कि अनौचित्य का निवारण हो, मतलब जो चीज़ उचित नहीं है उसका निवारण कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, उसे हल कर दिया जाए। तो अनौचित्य का निवारण करने के लिए यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अन्याय हेतु लड़ने के लिए, देखिए अन्याय हेतु नहीं लड़ा जाएगा, है ना, मतलब अन्याय को दूर करने के लिए लड़ा जाएगा। अनुचित लाभ हेतु लड़ने के लिए, ये भी भाई निगेटिव बात है, नहीं होगा। पराधीनता के लिए युद्ध करने हेतु, है ना, तो ये सब नहीं है। आज इसका उत्तर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न में दिया है, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? तो देखिए उत्सर्ग, प्राणों के उत्सर्ग की बात की गई थी। अधर्म, ठीक है, अधर्म को अभी होल्ड पर रखते हैं। आगे बोला गया है भक्ति, तो भक्ति के बारे में भी बताया गया था और हानि के बारे में भी बताया गया। तो जो अधर्म होगा, अधर्म बिल्कुल सही हो जाएगा। अधर्म शब्द का प्रयोग गद्यांश में कहीं पर नहीं किया गया है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रहे हैं? प्रश्न संख्या 5 है, गद्यांश का सही शीर्षक है, मतलब क्या शीर्षक बन सकता है? तो हर जगह बात किया गया राष्ट्राभिमान, मतलब राष्ट्र के प्रति ना आपके मन में एक अभिमान होना चाहिए। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्र के प्रति अभिमान या राष्ट्राभिमान। चलिए अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें बोल रहा है एसड़ा का सही अर्थ है, मतलब एसड़ा का अर्थ क्या होगा? तो देखिए जो एसड़ा होता है, एसड़ा पर्यायवाची है इच्छा का। इच्छा हो गया, अभिलाषा हो गया, अभिलाषा, कामना, स्पृहा, तो ये सब इच्छा के पर्यायवाची। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ना कि एसड़ा, देखिए एसड़ा और इच्छा ये सब आपस में पर्यायवाची है। तो यहाँ पे देखिए घृणा नहीं होगा, अनिच्छा नहीं होगा, अभिलाषा। एसड़ा का सही अर्थ हो जाएगा अभिलाषा। तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? विशेषण क्या होता है? जो किसी शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, विशेषकर संज्ञा और सर्वनाम का। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विशेषण है? देखिए छोटा बड़ा ये विशेषता बताएगा, हरा पीला ये भी विशेषता बताएगा, 2 3 ये भी विशेषता बताएगा, लेकिन राम लक्ष्मण ये एक संज्ञा है ना। तो यहाँ पर विशेषण कौन नहीं है? राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। इसमें दिए अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसकी बात किया गया।
अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा तत्सम शब्द। देखिए, जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए उसको तत्सम कहते हैं, और तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से हिंदी में प्रवेश किया उसे तद्भव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तस्कर, ध्यान, बोध, ये तीनों आपके तत्सम शब्द है। जो हाथ है, हाथ तत्सम नहीं, हाथ तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा हस्त। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दैवज्ञ का अर्थ है, दैवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी, मतलब ज्योतिष के बारे में जो जानता है उसे दैवज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में जिक्र किया गया चिरंतन का सही विलोम है। चिरंतन की बात किया गया। चिरंतन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज ऐसी है जो अनश्वर है, मतलब जिसका नाश नहीं किया जा सकता, वो हमेशा रहेगा, चिरकाल तक रहेगा, उसको चिरंतन कहते हैं। तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर। जो नश्वर है मतलब जिसका नाश हो जाएगा, नाशवान है, उसको कहेंगे चिरंतन, मतलब ये चिरंतन का विपरीत है। अगला प्रश्न है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब अनिवार्य कोई चीज है उसका विपरीत क्या होगा, तो अनिवार्य का विपरीत होता है ऐच्छिक। मतलब आपके सामने देखिए, अनिवार्य है मतलब कोई विकल्प नहीं है, ऐच्छिक मतलब इच्छा आपके ऊपर, मतलब जैसी आपकी इच्छा करे, यहाँ पर विकल्प मौजूद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या अगले पर। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर दिया गया प्रतिकूल का विलोम शब्द है। देखिए प्रतिकूल, अगर प्रतिकूल की बात करेंगे, प्रतिकूल का मतलब क्या है, चीजें आपके अनुसार नहीं है, उसको कहते हैं प्रतिकूल। तो अनुकूल क्या हो जाएगा, देखिए अनुकूल का मतलब हो जाएगा चीजें आपके अनुसार है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ये टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, अनुशूल लिखा गया, ये अनुकूल बनेगा, अनुकूल, इसका बिल्कुल सही विलोम बन जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही होगा। 13 में अपनी ढपली अपना राग का अर्थ है। देखिए एक तरीके से यहाँ पे मुहावरा दिया गया है ना, लोकोक्ति मुहावरे का प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है अपनी ढपली अपना राग, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो अपनी ढपली अपना राग का मतलब होता है संगठन का अभाव है। देख जो जिधर है उधर बिखरा पड़ा है, बिल्कुल भी संगठन नहीं है, तो उसको कहेंगे अपनी ढपली अपना राग। इसमें हो जाएगा संगठन का अभाव, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर दिया गया अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो एकदम शुद्ध लिखा गया। देखिए रचयिता, ये बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित होता है, ठीक। आहार नहीं, आहार होता है, और स्पृष्टा नहीं, ये भी गलत लिखा गया, तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रचयिता का वर्तनी एकदम शुद्ध है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है। देखिए अंतस्थ के बारे में पूछा गया, तो देखिए अगर आपने हिंदी की क्लास देखी होगी स्टार्ट में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यूपी पीसीएस टॉपिक वाइज हिंदी लिस्ट सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको हिंदी में वर्णमाला की पूरी क्लास कराई गई है। तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि देखिए जब कभी भी व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन की कुल संख्या होती है 39, है ना, 39 होती है। 39 में जो 25 व्यंजन होते हैं, 25 को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या है, अगर स्टार्ट करेंगे तो क से लेकर म तक, क ख ग घ अंग, इसको वर्ग बोलते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 25 ही आ गया। 25 के बाद देखिए स्पर्श व्यंजन के बाद आएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ में होता है य, र, ल, व। इसके बाद आएगा उष्म व्यंजन। उष्म में आपको मिलेगा स, ख, स और ह, ये उष्म हो जाएगा, ठीक। फिर आएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त में मिलेगा छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका होता है 2 आएगा द्विगुण व्यंजन, है ना। तो देखिए 25 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 25 4 29, 29 4 33, 33 और 4 37, 33 और 2 39। जो द्विगुण होता है वो होता है ड़ और ढ़। तो यहाँ पे आपको व्यंजन का पूरा डेटा बता दिया गया। देखिए क से म तक अगर बोला जाएगा तो क से म तक जो होते हैं ये क्या होती है, पूरी तरीके से स्पर्श व्यंजन है। इसमें कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धन्य, मतलब इस प्रकार से आते हैं, ठीक। देखिए आगे अंतस्थ व्यंजन में य, र, लव है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा अंतस्थ नहीं, तो देखिए य, र, लव है ना, ये अंतस्थ है। तो यहाँ पे य है, ठीक है, र है, व है, तो ये जो ह है ना ये आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं। अगर पूछ लेता ह कौन सा व्यंजन है तो ह आपका उष्म व्यंजन है, ठीक। तो इस प्रश्न का विस्तृत स्वरूप आपको पता चल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर पूछा जा रहा है सप्तर्षि में समास है, मतलब सप्तर्षि में कौन सा समास है। तो देखिए ये जो पहला शब्द है, मतलब आप यहाँ पे बोल लीजिएगा पूर्व पद है, ये संख्यावाचक है। तो जब कभी भी पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास, ठीक। चलिए आगे है उच्छिष्ट
का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। देखिए उच्चिष्ट, अब ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि जब आपने देखा होगा तो व्यंजन संधि में आपको बताया गया होगा कि जब कभी भी त का मेल होता है स से तो ये कन्वर्ट हो जाता है च छ इसमें, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर पता चल चुका है। देखिए उत्शिष्ट, ये क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं लगा है त के पास, तो ये व्यंजन संधि बनेगा ही नहीं, तो इस वजह से गलत हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पर भी हलंत नहीं लगा है तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे ऊ है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्शिष्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी व्यंजन संधि का क्वेश्चन था। अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दो प्रकार की क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया ऐसा क्रिया होता है जिसका प्रभाव वाक्य के ऑब्जेक्ट पर, मतलब जो कर्म होता है कर्म पर नहीं पड़ता है। ठीक, और सकर्मक क्या होता है जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। देखिए मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, यहाँ से देखिए अगर पुस्तक को हटा दिया जाए, है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए, आपसे बोला जाए मैं पढ़ता हूँ, अब सेंटेंस कंप्लीट नहीं दिख रहा है ना, वाक्य जो है आपका ये पूर्ण नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा। देखिए ये चीज हमारा जी ललचाती है, ये चीजें ललचाती हैं। अब मतलब क्या ललचाती है, सेंटेंस नहीं कंप्लीट हो रहा है ना, या तुम्हारा जी ललचाती है, क्या ललचाती है, तो यहाँ पर भी ये सकर्मक है ना। श्याम सोता है, देखो सोता है वाक्य अपने आप में पूर्ण है, यहाँ पे कर्म नहीं दिया गया है लेकिन कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अकर्मक। मतलब जिसमें कर्म का कोई रोल नहीं होता है, मतलब कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां पे क्या कहते हैं अकर्मक, और जहां पर कर्म का प्रभाव पड़ता है वहां पर सकर्मक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्याम सोता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको ये बताना है कि आग का पर्यायवाची नहीं है। अनल पर्यायवाची होता है, पावक होता है, कृषाणु होता है, तो व्योम आग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, व्योम, नभ, अंबर, गगन, ठीक है, ये सब आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 20 में क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जब कभी भी कोई संज्ञा खुद कार्य न करके दूसरे से करवाता है, मतलब ये खुद से कार्य नहीं करेगा, करता ना जो होगा ये खुद से कार्य नहीं करेगा, किसी दूसरे से करवाएगा, तो उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, मतलब कर्ता खुद से काम कर रहे हैं। देखिए पिता उसे पढ़ाते, देखिए पिता नहीं पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ा रहे हैं, तो ये तो प्रेरणार्थक हो गया। राम नहीं पढ़ता, देखिए वे अध्यापक से पढ़वाते, देखिए वे खुद नहीं पढ़ रहे, अध्यापक से पढ़वा रहे, तो ये भी प्रेरणार्थक हो गया। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, देखिए अध्यापक कराते हैं खुद नहीं कर रहे, तो ये भी प्रेरणार्थक हो गया। राम नहीं पढ़ता, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही कार्य कर रहा है, तो ऑप्शन बी में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक, तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने 20 प्रश्नों को हल किया। इस 20 प्रश्न में आपके कितने उत्तर सही हैं आप इसको कमेंट कीजिएगा, जरूर से कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप कंप्लीट तैयारी इसी प्रकार से करना चाहते तो टीम का नंबर दिया गया, आप यहां से संपर्क करके हम कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है जहां से भी आप संपर्क बना सकते हैं।